नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का साइंस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है और करंट से जुड़ा हुआ है। जो टॉपिक है वो हमारा नई शिक्षा नीति से है, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित है। नई शिक्षा नीति 2020, ठीक है। तो ये हमारा नया टॉपिक है, इस पर हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे। दो बिंदुओं पे डिस्कशन करने वाले हैं और कुछ कमी पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक पूरा जो कंप्लीट जो इसका वीडियो बनेगा कमी पर, वो एक अलग बनेगा। लेकिन कुछ कमियां इसकी हम लोग यहाँ पर जानेंगे और क्या क्या चीज़ इसके अंदर की गई है, महत्वपूर्ण चीज़ें जो बदलाव किए गए हैं जो काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे, उसका तो जिक्र करेंगे ही करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक आप लोगों से अपील यहाँ करना चाहता हूँ कि जो भी आप वीडियो देखेंगे, मैं अक्सर वीडियो बनाता हूँ और अंतिम में अपील करता हूँ, लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को पहले अपील कर दे रहा हूँ कि कम से कम अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा और आपको इससे संबंधित जो नेक्स्ट वीडियो मैंने बताया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या कमी है, अगर वो देखना है तो आप लोग कम से कम 500 लाइक और कम से कम 200 कमेंट आप लोग करें, क्योंकि ये कमेंट और लाइक की संख्या धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है। इसको ध्यान देंगे आप लोगों ने, फिर मज़ा नहीं आएगा वीडियो बनाने में और ना ही आपको देखने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं नई शिक्षा नीति पर। नई शिक्षा नीति है क्या, इसके अंदर बहुत ध्यान से समझेंगे। दो जो मेन जो इसके अंदर बदलाव किया गया है, वो एक तो ये किया गया है जो हमेशा से मांग उठती रही है। जब सबसे पहली बार शिक्षा नीति आई थी और जो अब आई है, उसके बीच में हमेशा जो भी कुछ बदलाव होते रहे हैं छोटे मोटे, हमेशा इस चीज़ के ऊपर चर्चा होती रही है कि जो हमारी शिक्षा पर जीडीपी का जो खर्च है उसको बढ़ाने की बात की जाती रही है। अभी तक जो हमारे जो शिक्षा है उस पर जीडीपी का 2.7% जीडीपी का खर्चा होता रहा है, ठीक है, जो कि काफ़ी कम है। आप लोगों को लगता भी होगा काफ़ी कम है, ठीक है, क्योंकि आप शिक्षा को जानते हैं कि शिक्षा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक राष्ट्र के निर्माण में। क्योंकि आप जाने, ये कोई कहने वाली बात नहीं कि कोई बात है, ये कोई ऐसी कथनी है कि कह देते हैं हम लोग कि शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है राष्ट्र के निर्माण में। ये कुछ लोगों के लिए नहीं होगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आप देखते हैं कोई भी सेक्टर उठा लीजिए, चाहे आप आईटी सेक्टर में चले जाइए, चाहे बिजनेस के सेक्टर में चले जाइए, आप बड़ी बड़े संस्थाएं डीआरडीओ उठा लीजिए, इसरो उठा लीजिए, ठीक है, कोई मंत्रालय उठा लीजिए, वहाँ पर जो काम करते हैं डीएम एसडीएम की बात कर लीजिए, ठीक है। तो सभी लोग अपनी बेसिक शिक्षाओं से जुड़े हुए हैं। अगर उनकी बेसिक शिक्षाएं मजबूत रही हैं तो वो आगे बढ़े हैं, तो वो आज राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे रहे हैं। आज हमारे पास अगर हम लोग रक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं तो वो शिक्षा की देन है। आज हम लोग अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं तो वो भी शिक्षा की देन है, ठीक है। तो सब कुछ शिक्षा की ही देन है, ठीक है। तो शिक्षा पे सुधार होना और शिक्षा पे अधिक से अधिक खर्च करना सरकार का मतलब दायित्व बनता है, और हमें भी क्या होगा, इस पर ये मांग होनी चाहिए कि इस पर अधिक से अधिक खर्चा किया जाए, ठीक है, जिसको सरकार ने यहाँ पर ध्यान दिया। और जब फर्स्ट टाइम 1968 में ध्यान देंगे, जब फर्स्ट टाइम 1968 में शिक्षा नीति भारत में आई थी, जो कि कोठारी कमेटी की सिफारिश, बहुत इंपॉर्टेंट है जो चीज़ बोल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कमेंट और लाइक जरूर करेंगे आप लोग, ठीक है। अगर आपको एक बिंदु पे बहुत अच्छे समझ में आ रहा है तो उस पर कमेंट लाइक करें, ठीक है। 1968 में बहुत इंपॉर्टेंट है, जब शिक्षा नीति पहली बार आई थी तो कोठारी कमेटी की सिफारिश पर 1968 में आए थे, और तभी से मांग हो रही है। कमेटी ने ये सिफारिश की थी कि शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च किया जाना चाहिए। हालांकि ये चीज़ें हो नहीं पाई, लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, ड्राफ्ट जो आपके नई शिक्षा नीति 2020 है, इसमें चीज़ जिक्र की गई है, और 2019 में जो ड्राफ्ट आया है उसमें भी इस चीज़ का जिक्र किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी शिक्षा पर 6% जीडीपी का खर्चा करेंगे। ये महत्वपूर्ण, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर और भी प्रक्रिया जो है, दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमारा जो है स्कूली
सिस्टम है, जो हमारा स्कूली सिस्टम है ये बदल दिया गया है। जो 10+2 जो सिस्टम था इसमें बदलाव किया गया है। इसमें जो बदलाव किया गया, बहुत ध्यान देंगे, यहाँ बदलाव क्या किया गया है। बदलाव में मोटा मोटा ही बताते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे कि 5+3+3+4 में इसको ब्रेक कर दिया गया है। मतलब कि 12th तक की जो हम लोग पढ़ाई करते थे, हाई स्कूल इंटर तक की जो पढ़ाई करते थे, उसको बचपन से जब बच्चा फर्स्ट नर्सरी में, फिर फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में इस तरह बढ़ता है आगे वो शिक्षा में, तो ये पूरी 12th तक की पढ़ाई का क्रम इसको ब्रेक करके लाया गया है। इसको किस तरह से यहाँ पर लागू किया जाएगा उसका भी जिक्र करेंगे। क्या क्या चीज़ें इसमें समाहित की गई है, कितनी सहूलियतें दी गई हैं बच्चों को, और किस तरह से उनको इनोवेशन की तरफ लाया गया है, उसकी भी जिक्र हम लोग कर लेंगे यहाँ पर भी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये 6% GDP और स्कूली सिस्टम 5+3+3+4, ये महत्वपूर्ण हो गया। अब हम यहाँ पर इतना तो मोटी मोटी चीज़ें बता दिया। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारी शिक्षा पॉलिसी आई है उसमें किस तरह से हम लोग आगे बढ़े हैं। तो फर्स्ट टाइम जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी, जैसा कि मैंने बताया कि 1968 में आई थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी यहाँ पर, जैसे और कोठारी कमेटी, मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कोठारी कमेटी की सिफारिश पर ये लाई गई थी। उसके बाद बहुत ध्यान देंगे 1986 में दूसरी शिक्षा नीति आती है। बहुत ध्यान देंगे शिक्षा नीति पर, यहाँ पर दूसरी शिक्षा नीति लाई जाती 1986 में। फिर उसके बाद 1986 की जो शिक्षा नीति थी, यानी कि उसमें कुछ अपडेट किया गया 1992 में, और इस अपडेशन के साथ इस जो शिक्षा नीति 1986 में इसको लागू किया गया कुछ बदलाव के साथ। और अब मतलब कि लगभग 34 वर्ष बाद फिर से 2020 में नई शिक्षा नीति लाई गई है महत्वपूर्ण बदलावों के साथ, जिसका जिक्र अभी हमने यहाँ पर 2 चीज़ों में आपके सामने किया। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से ये हो गया कि हम समझ गए यहाँ पे कोठारी कमेटी की सिफारिश पर। अब यहाँ पर देखना 2020 नई शिक्षा नीति जो आई है वो किसकी सिफारिश पर आई है। यहाँ पर कई कमेटियाँ काम कर रही थी, ठीक है, वो कमेटियों की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर पूर्व इसरो के चेयरमैन अध्यक्ष यानी के कस्तूरी रंगन, बहुत इंपॉर्टेंट, के कस्तूरी रंगन, ठीक है, के कस्तूरी रंगन जो पूर्व इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं, इनकी सिफारिश पर ये जो नई शिक्षा नीति है लागू की गई है। इसमें जो 2000 यहाँ पे देखेंगे 2016 की जो शिक्षा पॉलिसी थी उसमें जो किस व्यक्ति ने यहाँ पर कौन थे, यहाँ पर पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम के अध्यक्षता में 2016 की शिक्षा नीति जो थी उसमें इनके कुछ इनपुट जो थे उसको शामिल किए गए, जो उन्होंने बातें कही थी उसको इसमें शामिल किया गया। फिर इसमें कुछ और बदलाव किया गया क्योंकि आगे चल के 2017 में नई शिक्षा नीति जो 2020 हम आई है वो कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई और फिर उन्होंने अपनी चीज़ें, उन्होंने कुछ सिफारिशों के साथ उसमें बदलाव किया और उसको फिर क्या किया गया 19 में ड्राफ्ट तैयार किया गया, उस ड्राफ्ट में शामिल किया गया और आज वर्तमान में 2020 में नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई उनकी बातों को मानते हुए। यानी जो ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें आपके सामने मैं आपको बता रहा हूँ कि 6% GDP और स्कूली सिस्टम में जो बदलाव किया गया है वो कस्तूरी रंगन की ही देन है। तो परीक्षा का प्रश्न ये हो गया कि 1920 नई शिक्षा नीति जो बनाई गई है किसकी सिफारिशों के आधार पर इसको तैयार किया गया है, तो के कस्तूरी रंगन की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है। हालांकि इसमें कई चीज़ें थीं। अब हम लोग यहाँ पर और चीज़ देखते हैं, धीरे धीरे करके एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें परीक्षा में। अब इस तरह से आपने पूरा क्रम देख लिया कि किस तरह शिक्षा नीति आई है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि पूरी, अब यहाँ पर ये एक तो हमने आपको बता दिया कि जो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूँ। अब चूँकि मैंने ये बता दिया किसकी अध्यक्षता में कब आया, कैसे बना, ये सब चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर चूँकि हम बात करने जा रहे हैं कि 6% GDP का खर्च किया जाना है, तो इसमें हम लोग को थोड़ी तुलना भी कर लेनी चाहिए कि क्या चीज़ें हुई हैं और क्या चीज़ होनी है। कि हमने ये बताया आपको कि 2.7% GDP का अब तक खर्च किया जाता रहा है।
अब 6% खर्च किया जाएगा, जो कि हमको पता चलेगा नेक्स्ट बजट में। नेक्स्ट बजट में हमको पता चल जाएगा कि सरकार किस तरह से इसमें खर्चा कर रही है। दूसरी चीज़ कि हम यहाँ पर तुलना करें कुछ देशों की, तो वो लोग कितना प्रतिशत खर्चा करते रहे हैं। हालांकि उनकी अर्थव्यवस्था विकासशील भी रही है और विकसित देश भी रहे हैं कि उन्होंने अपनी शिक्षा नीति में काफ़ी सुधार किया है और अपनी जो जीडीपी है उसका कितना प्रतिशत खर्च करते हैं, अधिकतम प्रतिशत खर्च करते रहे हैं। जैसे कि हम भूटान, जिम्बाब्वे की बात कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट भूटान की बात कर लें, जिम्बाब्वे की बात कर लें, स्वीडन की बात कर लें, लगभग ये देश 7.5% अपनी जीडीपी का खर्च करते रहे हैं। हालांकि आप जानते हैं ये देश विकासशील देशों की श्रेणी में रखे गए हैं। कोस्टारिका की बात कर लें, फिनलैंड की बात कर लें, ये लगभग 7% अपनी जीडीपी खर्चा करते रहे हैं। किर्गिस्तान की बात कर लें, दक्षिण अफ्रीका की बात कर लें, ब्राज़ील की बात कर लें, ये लगभग अभी भी वो 6% खर्चा करते रहे हैं बहुत लंबे समय तक। ठीक है, अब यहाँ पर भारत अब 6% पे अब आया है कि करेंगे। तो ये हमको नेक्स्ट जीडीपी में देखने को, नेक्स्ट जो हमारा बजट आएगा 21 में, तो उसमें हम लोग को ये देखने को मिल जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये हो गया। दूसरी चीज़, भारत सरकार अब तक पब्लिक जो एक्सपेंडिचर जो है, मतलब पब्लिक और संरचना के विकास में जो भारत सरकार जो है जो खर्चा करती रही है। अगर हम शिक्षा की बात करें, शिक्षा भी आधारभूत संरचना के अंदर शामिल किया जाता है। ठीक है, तो आधारभूत संरचना में जो शिक्षा जब शामिल किया जा रहा है, तो शिक्षा में पब्लिक एक्सपेंडिचर का अब तक जो है टोटल जो एक्सपेंडिचर होता रहा है वो 10% ही खर्चा करते रहे। बहुत इंपॉर्टेंट, 10% पब्लिक, अभी परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि अब तक जो है भारत सरकार कितना प्रतिशत खर्चा करती रही है या कितने से कितना बढ़ा के अब करेगी इस नई शिक्षा नीति के आधार पर। तो कितना कर देगी, 10 से 20%। यानी वर्तमान में जब ये नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी सुचारू रूप से, तो जो पब्लिक इंटरेस्ट का 10% खर्चा करती रही है सरकार अपने बजट में जो घोषित करती रही है, वो अब 20% खर्चा करेगी। तो ये चीज़ भी समझ लेना है हमको इम्पोर्टेंट। और ये भी तय किया गया है कि आने वाले 10 सालों में जो युवा है उसको 100% तक साक्षर बना देना है। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सामने है। अब देखते हैं नेक्स्ट बिंदु। ये तो हमारी बात हो गई कि हम खर्चा कितना कर रहे हैं और कितना हमें करना चाहिए, क्योंकि बिना पैसे के किसी चीज़ में सुधार नहीं होता। क्योंकि जब आप स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर आपको किताबों का भी खर्चा होता है, स्कूल की फ़ीस होती है, ड्रेस के खर्चे होते हैं, जाने का खर्चा होता है। तो सब चीज़ें, आप कोई भी काम करने चलते हैं हर चीज़ में पैसा लगता है। तो जितना सरकार जितना पैसा खर्चा करेगी उसी हिसाब से मैं शिक्षा की गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होगी। तो ये चीज़ होगी। दूसरा बिंदु हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम ये कह रहे हैं कि हमारे स्कूली सिस्टम यानी 10+2 की जो पॉलिसी अब तक रही है उसमें बदलाव कर दिया गया है। तो उसमें क्या बदलाव किया गया है, ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं, बहुत ध्यान से यहाँ पर चीज़ें देखेंगे आप लोग कि हमने कहा, अब ध्यान देंगे यहाँ पर कि 5+ मैंने बताया 5+3+3 और +4 में ब्रेक कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको किस तरह से हम समझे कि क्या चीज़ क्या किया गया है आखिर में, ये कोड क्या है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है समझना। तो कोड क्या है, पहले हम लोग देखते थे कि पूरा हम लोग नर्सरी पढ़ते थे, फिर उसके बाद फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, फिर से करते करते हम लोग 12th में पहुंचते थे। अब उसको किस तरह से ब्रेक किया गया और किस तरह से इसमें चीज़ें शामिल की गई देखेंगे। 5 का मतलब क्या हो गया है, यहाँ पर देखिए 5 का मतलब कि बच्चे का जब एडमिशन होगा उसका शुरुआती 5 वर्ष कैसा होगा। तो शुरुआती 5 वर्ष कैसा होगा कि शुरुआत के जो 3 वर्ष हैं, ठीक है, ये प्राइमरी एजुकेशन के होंगे। किसके होंगे, प्राइमरी एजुकेशन के, यानी कि प्री प्राइमरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्री प्राइमरी। इसमें बच्चों को ऊपर किताबों का बोझ नहीं डाला जाएगा, चीज़ों को देखकर सुनकर
वो चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, उनके अंदर एक क्रिएटिविटी डेवलप की जाएगी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई चीज़ हम लोग जो प्रैक्टिकल करते हैं या प्रैक्टिकली किसी चीज़ को देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से, वो चीज़ हमको ज़्यादा समझ में आती है, ना कि जो चीज़ लिखी होती है वो उतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, तो शुरुआती में बच्चों को क्या है 3 वर्ष तक, इस 5 वर्ष है शुरुआती, इसमें 3 वर्ष प्री प्राइमरी का होगा। उसके बाद जो 2 वर्ष होंगे, बहुत ध्यान देंगे, जो 2 वर्ष होंगे उसमें फर्स्ट और सेकंड क्लास शामिल होगी। अब देखिए फर्स्ट एंड सेकंड यानी 1 और 2, अब फर्स्ट और सेकंड क्लास में बच्चा यहाँ पर प्रवेश कर जाएगा। अब आते, ये तो 5 वर्ष निकल गए, अब 3 वर्ष, मान लो 3 वर्ष का मतलब कि फर्स्ट और सेकंड तो निकल गया उसका। अब बच्चा कौन कौन सा वर्ष, 3, 4, 5, ये 3, 4, 5 में बच्चा क्या करेगा, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या करेगा 3, 4, 5 में छात्रों के भविष्य को तैयार किया जाएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, छात्रों के भविष्य को तैयार किया जाएगा। इस छात्रों के भविष्य में क्या चीज़ देखी जाएगी, इसमें बच्चों को सब्जेक्ट दिया जाएगा, सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा उसको, जैसे कि चुनेगा वो, मतलब चुनने का मतलब ये है कि ये विषय को सारे सब्जेक्ट दे दिए जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, कैसे, विज्ञान के सब्जेक्ट भी पढ़ेगा कुछ, वो गणित भी पढ़ेगा वहाँ पर वो, ठीक है, उसके बाद कला भी पढ़ेगा, सामाजिक विज्ञान भी पढ़ेगा, ठीक है, विज्ञान भी पढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे सब्जेक्ट उसको प्रदान किए जाएंगे, दिए जाएंगे। ये छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ किया जाएगा। ठीक है, तो ये शुरुआत कैसा होगा, प्री प्राइमरी, यानी ये फाउंडेशन तैयार कर दिया गया बच्चों का, ये शुरुआत के जो 5 वर्ष होंगे। अब यहाँ पर 3, 4, 5 में उसको सब्जेक्ट दिए जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट 3 है, तो 3, 4, 5 क्लास तक तो बच्चा पहुँच गया यहाँ पर। अब जाएगा नेक्स्ट 3 मतलब 6, 7, 8 क्लास में, ये क्लास होगी। इसमें क्या किया जाएगा, इसे बोला गया है मिडिल स्टेज बोला गया है। ध्यान देंगे, मिडिल स्टेज, इसमें क्या किया जाएगा, इसमें एक निश्चित पाठ्यक्रम दिया जाएगा बच्चे को पढ़ने के लिए। कब, 6, 7 और 8वीं क्लास में एक निश्चित पाठ्यक्रम दिया जाएगा कि आपको, अब इतने सारे नहीं, एक सभी बच्चों के लिए क्या होगा, एक निश्चित पाठ्यक्रम तैयार कर देगा, वही सबको पढ़ना है। ठीक है, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है लास्ट जो स्टेज है, जो है जिसमें 4 वर्ष शामिल किए गए हैं। ठीक है, इस 4 वर्ष जो हैं, ध्यान देंगे, ये जो 4 वर्ष हैं इसमें क्या क्या शामिल है, कौन कौन से वर्ष हैं, 9, 10, 11 और 12। तो 9, 10, 11, 12, देखिए अब 12 तक हम पहुंच गए यहाँ पर। तो यहीं से क्या किया जाएगा, ये लास्ट स्टेज इसको बताई गई है, लास्ट स्टेज बताई गई है, और यहीं पर इसी में बच्चों को किसी सब्जेक्ट के प्रति कितनी गहरी समझ है वो यहीं पर देखी जाएगी, और उसको कोई एक सब्जेक्ट प्रदान किया जाएगा उसकी रुचि के अनुसार। अब यहाँ पर देखिए, रुचि मैंने शब्द का इस्तेमाल किया है, तो क्या यहाँ पर +2 था तब भी तो रुचि दी थी, यहाँ पर था, क्योंकि 10th के बाद वो 12th में क्या करता था, जब वो साइंस स्ट्रीम का होता था बच्चा, तो आप जानते हैं साइंस स्ट्रीम का बच्चा विज्ञान, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री या गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री लेकर पढ़ लेता था वो। लेकिन यहाँ पर जो है उसकी रुचि के अनुसार वो सब्जेक्ट जरूर दिया जाएगा, लेकिन रुचि में क्या होता है, किसी बच्चों को इतिहास के साथ फिजिक्स अच्छी लगती है, इतिहास के साथ ज्योग्राफी के साथ उसको मैथ अच्छी लग रही है, तो वो, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम अलग था, साइंस साइड था, आर्ट साइड था, तो आर्ट साइड में बच्चे सिर्फ आर्ट के सब्जेक्ट पढ़ते थे, ज्योग्राफी पढ़ता था, हिस्ट्री पढ़ता था, सामाजिक विज्ञान पढ़ता था, लेकिन मैथ नहीं पढ़ पाता था, बायो नहीं पढ़ पाता था, फिजिक्स नहीं पढ़ पाता था, केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाता था। तो यहाँ पे दिक्कत आ रही थी। तो यहाँ पर अब बच्चा जो होगा वो सब्जेक्ट को किस तरह से चूज़ करेगा कि यदि वो आर्ट का स्टूडेंट है, यदि उसके आर्ट के किसी विषय में इंटरेस्ट है, तो वह साइंस का भी कोई विषय सेलेक्ट करके पढ़ सकता है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को इतिहास अच्छा लग रहा है तो वो मैथ लेकर पढ़ सकता है, मैथ भी अगर उसे इंटरेस्ट है तो मैथ के साथ पढ़ सकता है। अगर कोई बच्चा कॉमर्स का है तो कॉमर्स के साथ वो फिजिक्स, केमिस्ट्री का कोई विषय लेकर पढ़ सकता है। तो इस तरह से
एक ग्रुप बनाया जाएगा विषयों का, मतलब पूल बनाया जाएगा, उसके अंदर उसको रखा जाएगा और उस पूल के अनुसार बच्चा सेलेक्ट कर लेगा। उसमें आर्ट के भी सब्जेक्ट होंगे और साइंस के भी सब्जेक्ट होंगे। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आप लोग को समझ में आएगी। तो 10 जो ये 9, 10 + 11 है, इसमें इस तरह से उसकी रुचि के अनुसार सब्जेक्ट दे दिया जाएगा। अब ये तो चीज़ें हो गई कि हमने जो ये डिवीज़न किया है पूरे, जो 5 + 3 + 4 ये आ सकता है परीक्षा में। आप चीज़ें आप समझ गए हैं तो आपको 5 + 3 + 3 + 4 को समझने में आसानी हो जाएगी। अगर आप चीज़ें नहीं समझते आप भूल जाएंगे। तो परीक्षा में यही प्रश्न आएगा कि 10+2 प्रणाली को किस, पूरी शिक्षा प्रणाली को, स्कूली सिस्टम को किस तरह से ब्रेक किया गया है। तो इस तरह से आपको दे दिया जाएगा कोड बना के 4-4 का, तो वो उसमें आप गलत कर सकते हैं अगर आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं तो। दूसरी महत्वपूर्ण बात की गई है कि 5वीं तक की पढ़ाई, जो मैंने अभी तक बताया, 5वीं तक की पढ़ाई जो होगी वो मातृभाषा में ही होगी। बहुत इंपॉर्टेंट, मातृभाषा में होगी। और अंग्रेजी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी अनिवार्य नहीं होगी। अब यहीं पे देखिए सबसे बड़ी कमी जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ शिक्षा नीति में, ये यहाँ पर बहुत बड़ी कमी है जिसको सरकार को यहाँ पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। और मुझे पता है लोग यहाँ पर, लोगों के दिमाग में ये प्रश्न भी होगा यहाँ पर कि यहाँ पर अभी तक भी यही समस्या आती थी और फिर उसी समस्या को ला दिया गया है। मातृभाषा हमारी मातृभाषा है, बहुत अच्छी चीज़ है, हमें मातृभाषा को जानना बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन अंग्रेजी को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके भविष्य को देखने के लिए, क्योंकि आपका भविष्य आप देखेंगे जितनी परीक्षाएं होती हैं, आप देखते हैं जितनी परीक्षाएं होती हैं और जितने अच्छे पद होते हैं आपके, उसमें देखेंगे कि अंग्रेजी की अनिवार्यता कितनी ही, हर एक परीक्षा में अंग्रेजी अनिवार्य है। और अगर आप बचपन से अंग्रेजी को लेकर आप नहीं अगर सचेत हैं तो आगे आने में आपको काफ़ी समस्या होती है। चूँकि यहाँ पर अनिवार्यता समाप्त की गई है, बात की गई है, तो यहाँ पर कौन लोग खुश होंगे, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। खुशी अच्छी चीज़ नहीं होती है बहुत ज़्यादा। कौन लोग खुश होंगे? खुश होंगे मिडिल क्लास लोग, क्योंकि मिडिल क्लास वालों के पास इतना पैसा नहीं होता, या मिडिल क्लास से नीचे वालों को इतना पैसा नहीं होता कि अपने बच्चों को कॉन्वेंट में या इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में पढ़ा सकें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ यहाँ, बहुत ध्यान से समझिए, ये कमी के रूप में एक चीज़ है। और जो मिडिल क्लास से ऊपर है, उनके पास पैसा है, वो अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ा सकते हैं, अच्छे एजुकेशन दे सकते हैं। तो जब वो अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं तो वो अपने बच्चों को हिंदी मीडियम में कभी भी नहीं पढ़ाएंगे, वो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाएंगे। और भविष्य में आपकी टक्कर, जो आपके बच्चों की जो टक्कर होगी, वो इन्हीं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ होगी, जो कि पार्शियलिटी निकल के बाहर आएगी भविष्य में, कि आपके बच्चे ने जो पुराना समय व्यतीत किया है, पुराना समय ख़राब किया है, वो आपको दिक्कत कर देगा। ठीक है, हिंदी जानना ज़रूरी है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन इंग्लिश जानना भी ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आपका भविष्य बनाएगी। ठीक है, तो जहाँ पर मिडिल क्लास में लोग खुश हो जाएंगे कि चलो हमारे बच्चों को मतलब कि नॉर्मल स्कूल में भी डाल देंगे, वहाँ तो हिंदी मीडियम पढ़ाया जाता है, ज़्यादा फीस भी नहीं पड़ेगी और पढ़ा लेंगे। और जितने इंग्लिश मीडियम के स्कूल होंगे उनकी फ़ीसें बहुत हाई फाई होती है, और सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को कॉन्वेंट या इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि उनकी फ़ीस बहुत महंगी होती है। और ये जहाँ तक ये जो अंग्रेजी अनिवार्यता को नहीं कहा गया है कि अंग्रेजी अनिवार्य नहीं है, ये इस चीज़ इस चीज़ को बताता है कि ये चीज़ एक मतलब कि किसी बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकता है। ठीक है, और होता ही है खिलवाड़, क्योंकि जो जनरेशन हम लोगों की है, या जो जनरेशन जो हिंदी मीडियम से पढ़ के अब आ रही है हिंदी मीडियम से, उनको पता चल रहा होगा कि इंग्लिश अगर हमने शुरुआत से पढ़ी होती तो कितनी चीज़ें हमारे लिए आसान होती, हम भी कंपटीशन में टक्कर दे सकते थे लोगों को। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत सरकार को यहाँ पर यह है कि ठीक है कि अंग्रेजी अनिवार्य नहीं है, हिंदी मातृभाषा में पढ़ाई होगी, वो भी ठीक है, जिसको अंग्रेजी पढ़ना उसको अंग्रेजी पढ़े, नहीं पढ़ना ना पढ़े। लेकिन चूँकि फ़ीस इतनी हाई होती है, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम में, कॉन्वेंट में, तो वहाँ फ़ीसें ज़्यादा हैं। तो सरकार को वहाँ पर एक कैप लगाने की ज़रूरत है। जो कॉन्वेंट स्कूल है, बड़े बड़े स्कूलों का नाम मैं नहीं लूँगा, यहाँ पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करना चाहता मैं,
आप लोग खुद ही जानते हो, समझदार हैं सब लोग, ठीक है। तो उन पर फीस के ऊपर कैप लगाने की ज़रूरत है कि इतनी महंगी महंगी फ़ीस लेते हैं और सभी बच्चे नहीं पढ़ा, और वो बच्चे फिर आगे चल के उन जो बच्चे वो होते हैं ये हिंदी मीडियम, उनको परेशानी झेलनी पड़ती है यहाँ पर। तो ये कि डीमेरिट है, एक डीमेरिट ये मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ जो शायद ही कहीं आप लोग को जानने को मिलेगा, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा और भी डीमेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स भी हैं शिक्षा नीति में, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर आपको ये डीमेरिट आपको समझ में आ रही है जो मैं बताया हूँ, और जो पूरी शिक्षा नीति मैंने आपको बताई वो अगर समझ में आया है, तो ये जो मैं टारगेट मैंने आपको दिया है ये टारगेट पूरा करिए। दूसरा, आप बताइए कि हाँ मुझे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा का पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसलिए इस वीडियो को जितना मैंने आपको बताया लक्ष्य इसको पूरा करिए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।